आज हम लोग क्लास 7 के अभ्यास पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण का तृतीय और अंतिम भाग जानेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण संकट और उद्भिज के बारे में जाना है। पर्यावरण संकट क्या है, उसके कारण क्या है, उससे कैसे बचा जाए। उद्भिज के बारे में जाना था। हमारे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार के जो उद्भिज पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग इसके पहले जान चुके हैं। आज हम जानेंगे जो मूलतः पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अब पर्यावरण संरक्षण क्या है ये भी हम जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम विशेष जानेंगे पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधों की क्या भूमिका है। क्या वाकई में पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधों की एक बड़ी भूमिका होती है या एक सामान्य भूमिका, एक छोटी सी भूमिका है। तो ये हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के जरिए। तो एक एक करके हम उन महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण के संरक्षण में पेड़ पौधों की भूमिका का पहला पॉइंट जो है वो है वायुमंडल एवं पेड़ पौधे। वायुमंडल और पेड़ पौधों में क्या संबंध है। तो तुम्हें जैसे कि ये मालूम है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण है, उसमें अनेक प्रकार के गैस पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड है। ये कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी में ऑक्सीजन गैस की मात्रा न के बराबर थी या बहुत ही कम थी। ठीक, ज़्यादा मात्रा थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो फिर ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आया। और हमें जैसे कि मालूम है कि हमारे जीवन यानी मनुष्यों के जीवन या जीव जंतुओं के जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस का होना अनिवार्य है। इसके बिना जीव पनप ही नहीं सकते, हम मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकते। तो फिर ये ऑक्सीजन गैस आया कहाँ से। अब यहीं पे भूमिका आती है पेड़ पौधों की। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब तो हालांकि तब भी पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन तब क्या थे, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु थे जो उस वातावरण में रहते थे और वातावरण में मौजूद दूसरे गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरे गैसेस थे, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से थे, उनको ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को ग्रहण करते थे और बाहर जो निकालते थे या उत्पन्न करते थे वो था ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस हमारे पृथ्वी में जो है उसकी उत्पत्ति हुई या उसकी सृष्टि हुई। और धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होने के बाद जीव जगत में जो है या पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। और पेड़ पौधों ने क्या किया, पेड़ पौधों ने धीरे धीरे वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण में मौजूद जो सूर्य का प्रकाश है, हमारे धरती में मौजूद जो जल है, इनका इस्तेमाल करके पेड़ पौधों ने अपने खाने का इंतज़ाम किया। अपने खाने को उन्होंने बनाया किसकी मदद से, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब को मिलाकर पेड़ पौधों ने अपना खाना बनाया। अपने आप को स्वस्थ रखने, अपने आप को और फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों ने इनका इस्तेमाल किया। अब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधों ने ग्रहण किया, तो इसके बदले में पेड़ पौधों ने दिया क्या, इसके बदले में पेड़ पौधों ने वातावरण में ऑक्सीजन गैस दिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों के कारण इसकी मात्रा बढ़ती गई और आज जो ऑक्सीजन गैस जो है, ये बोला जा सकता है हमारे पृथ्वी में इसके पीछे जो मुख्य स्रोत है वो है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों ने ही हमारे प्रकृति में जो है एक सामंजस्य, हमारे प्रकृति के वायुमंडल में एक सामंजस्य बनाए रखा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा में। प्रकृति से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से एक संतुलन बना रहता है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं या सबकी मात्रा एक जैसी ही है, ऐसा भी नहीं। कुछ पेड़ जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कुछ पेड़ कम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब जैसे कनाडा के में समतल प्राचीन वन भूमि में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में अवशोषित होता है, लेकिन बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे हमारे जंगलों में ऊख है, वार्च है या मेपल पौधे जो है, ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं या पर्यावरण के वातावरण के अनुसार ये अपने आप को ढाल भी लेते हैं। ठीक, जैसे मेपल के पौधे जो है वो शीत ऋतु के अंत में नवीन पत्ते 20 से 25 दिन पहले ही आ जाते हैं,
यानी शीत ऋतु का अंत में जो नए पत्ते आते हैं पतझड़ के बाद, वो दूसरे पेड़ों के मुकाबले इन पेड़ों में 20 से 25 दिन पहले ही आ जाते हैं, और बाकी पत्तों के झड़ने के समय भी प्राय 10 से 12 दिन पिछड़ जाते हैं। यानी जिस समय बाकी पेड़ों के पौधे झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, इनके पत्ते 10 या 12 दिन बाद झड़ते हैं। जिससे होता क्या है, ये अधिक से अधिक दिन तक CO2 को अवशोषित कर पाते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ सकते हैं। तो हमारे वायुमंडल के संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों की एक बड़ी भूमिका है। तो पहला पॉइंट पता चला। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में है पेड़ पौधे एवं प्राणियों की निर्भरशीलता। अब पेड़ पौधों के ऊपर क्या प्राणी जगत निर्भर करता भी है? सोचो थोड़ा। तो ध्यान से सुनो या देखो, हमारे पृथ्वी में कुल जो जितने भी जीव पाए जाते हैं, हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें प्राय 99% पेड़ पौधे ही हैं, ठीक। और केवल 1% ही प्राणी है, 1% ही प्राणी है, लेकिन और बाकी 99% ही पेड़ पौधे आते हैं जितने भी सजीव पाए जाते हैं। जिसमें हरे पेड़ पौधे जो खाद्य निर्मित करते हैं, जिसमें से हरे पेड़ पौधे जो खाद्य निर्मित करते हैं उसका 10 से 20% हिस्सा जो है शक्ति, उसके 10 से 20% शक्ति प्राणियों को बचाए रखने में खर्च हो जाता है। तो हमें जैसे कि मालूम है, ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो शाकाहारी हैं, जो हरे पेड़ पौधों के पत्तियां खाते हैं या पेड़ खाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो शाकाहारी है, और ये प्राणी जो है केवल जीवित रहते हैं किसके ऊपर? पेड़ पौधों के ऊपर। तो पेड़ पौधों से जो ऊर्जा बनती है, पेड़ पौधे ऊर्जा कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य की ऊर्जा को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को जो है ये लोग ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और वो जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है या ये जो शक्ति उत्पन्न करते हैं पेड़ पौधे, इसी शक्ति को ग्रहण करके 10 से 20% प्राणी जीवित रहते हैं। तो अगर सोचो, अगर हम वन हमारे पृथ्वी से अगर हम वन हटा दें, वन को हम सब काट दें, सब नष्ट कर दें, तो होगा क्या? ये जो 10 से 20% प्राणी जो है, इनका क्या होगा? ये मर जाएंगे, ये कुछ खा नहीं पाएंगे। जो शाकाहारी प्राणी जो है वो क्या होंगे? वो सब के सब मर जाएंगे बिना खाए। तो अगर ये शाकाहारी प्राणी मर जाएं, तो अब सोचो, इन शाकाहारी प्राणियों को खा के बहुत से मांसाहारी प्राणी जीवित हैं। तो अगर शाकाहारी प्राणी नहीं रहेंगे तो वो मांसाहारी प्राणी भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पेड़ पौधों को हानि पहुँचे तो प्राणियों को भी हानि पहुँचना अनिवार्य है। तो इसीलिए पेड़ पौधों के ऊपर प्राणी जगत जो है वो अत्यंत निर्भरशील है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेड़ पौधे एवं उत्पादक उपभोक्ता संबंध। अब सबसे पहले यहाँ पे हम समझाते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता का मतलब क्या है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, किसान, किसी भी किसान को लेकर मान लो कोई किसान जो है वो गन्ना उत्पादन कर रहा है। तो जो भी किसान जो है वो है उत्पादक, जो हमारे लिए कुछ उगा रहा है। और उपभोक्ता कौन है? जो आम इंसान जो है, जो बाज़ार में जाके वो गन्ना खरीद रहा है या बाज़ार में जाके चीनी खरीद रहा है, ये है उपभोक्ता, जो किसी उत्पादक के द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीद रहा है या उसे ग्रहण कर रहा है। तो उत्पादक और उपभोक्ता संबंध तुम समझ गए। तो पेड़ पौधों में उत्पादक उपभोक्ता संबंध क्या है? अब ध्यान से देखो, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके वन में पेड़ पौधे खाद्य तैयार करते हैं, ये तो हमने जान लिया। और विभिन्न अंगों में ये जो खाद्य जो तैयार करें, ये विभिन्न अंगों में इसी खाद्य को ऊर्जा के रूप में संचय करते हैं, संचय करते हैं। और इसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं कौन? बहुत से प्राणी, शाकाहारी प्राणी ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए ये पेड़ पौधे क्या हुए? ये पेड़ पौधे हुए उत्पादक, और जो प्राणियां इन्हें ग्रहण कर रहे हैं वो क्या हुए? वो हुए उपभोक्ता, वो हुए उसके उपभोक्ता। इसीलिए वन के पेड़ पौधे उत्पादक और प्राणी उपभोक्ता हुए, ठीक। तो ये हुआ तुम्हारा उत्पादक और उपभोक्ता में संबंध। तो इसी प्रकार से उत्पादक और उपभोक्ता का जो संबंध है उसे हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, अभी इस उदाहरण को ध्यान से देखो, तुम लोगों ने घास तो देखा ही होगा, घास को खाते हुए ग्रासोवर भी देखे होंगे, ठीक। ग्रासोवर क्या कर रहे हैं? घास को खा रहे हैं और अपने आप को जीवित रख रहे हैं। और घास में जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है? वो सूर्य की मदद से प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऊर्जा आ रही है। और यही ऊर्जा कौन ले रहा है? जो ग्रासहोपर जो है, इसी घास को खा के वो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, ठीक। यानी घास जो है वो तुम्हारा उत्पादक हुआ, और वो ग्रासहोपर जो है,
ठीक, ये क्या हुआ, तुम्हारा उपभोक्ता हुआ। अब इस ग्रासहोपर को कौन खा सकता है, इस ग्रासहोपर को एक मेंढक खा सकता है। ठीक, मेंढक खाते हैं ग्रासहोपर को। अब देखो, मेंढक जो ग्रासहोपर खा रहे हैं, यानी जो ऊर्जा ग्रासहोपर ने ग्रहण की घास से, वो अब मेंढक में भी आ गई है। उस मेंढक को सांप खा सकते हैं। ठीक, उस सांप को चील खा सकती है। तो क्या ये खाद्य श्रृंखला बनी। इस खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले घास आई। घास से भी पहले सूर्य आता है, लेकिन सूर्य से ऊर्जा सबको ही ग्रहण करते हैं, लेकिन इसलिए हम लोग मानते हैं सबसे पहले घास आई। सबसे पहले घास आई, घास के बाद आया देखो तुम्हारा ग्रासहोपर आया, ग्रासहोपर के बाद मेंढक आया, मेंढक के बाद सांप आया, सांप के बाद ईगल आया। तो ये जो एक श्रृंखला बनी, ये जो एक चेन बना, इसी को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ये इसी को कहते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। और हमारे वन जगत में, वन्य जगत में जितनी विभिन्नताएं बढ़ेंगी, जितने अलग अलग प्रकार के खाद्य मिलेंगे, तो खाद्य श्रृंखला भी हर प्रकार की अलग अलग होती जाएगी। खाद्य भी श्रृंखला भी अलग अलग होती जाएगी। ऐसे देखो कि बहुत से प्राणी हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं, और ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो सिर्फ मांसाहारी हैं, और ऐसे बहुत से प्राणियां हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। ठीक, तो शाकाहारी प्राणियों को जैसे हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, मांसाहारी प्राणियों को हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं, और शाकाहारी और मांसाहारी जिसमें मनुष्य भी आता है, जो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है, इन्हें ओमनिवोरस बोला जाता है। ठीक, जो दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खा सकते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, ये हम लोगों ने जान लिया। खाद्य जाल क्या है, जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिले, आपस में जब मिल जाती है तब उससे बनता है खाद्य जाल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पेड़ पौधे एवं जल चक्र। पेड़ पौधे एवं जल चक्र, पेड़ पौधों के साथ जल का क्या संपर्क है, सोचो। ये तो थोड़ा बहुत तो तुमने सुना ही होगा। पेड़ पौधों में जल आता कहाँ से। पेड़ पौधे जो है वो हमारे धरती से जल ग्रहण करते हैं, और वो जल ग्रहण करके क्या होता है, वही जल वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। अब भाप बन के उड़ के वो जल कहाँ जाता है, हमारे वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में जाके वही क्या होता है, वही बनता है बादल। बादलों से बारिश होती है, और फिर बारिश का पानी वही धरती पर ही आता है। यानी क्या हुआ, एक चक्र हुआ, एक साइकिल हुआ, एक सर्कल हुआ। मिट्टी से जल पेड़ पौधे ने लिया, पेड़ पौधे ने वही जल अवशोषित हुआ, प्रकाश संश्लेषण के जरिए वही जल अवशोषित भी ग्रहण भी हुआ, और ग्रहण होके वही वाष्पीकृत बन के क्या हुआ, वातावरण में गया। वातावरण में वायुमंडल जाने के बाद वही जो जल वाष्प था वो बादल में रूपांतरित हुआ, और बादल ज़्यादा घना होने पे वर्षा हुई, और वही वर्षा का पानी दोबारा धरती पर आया। ठीक, तो जंगलों में पेड़ पौधे का जितना घना होगा, जल का वाष्प भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, उतना ही ज़्यादा बनेगा। इससे होगा क्या, हमारे ये जो वातावरण में जो है पानी की मात्रा जो है, या जल की मात्रा जो है वातावरण में, वो बनी रहेगी। बारिश लगातार होती रहेगी, और हमारे पीने का पानी हमें नदियों के ज़रिए जो है, झरनों के ज़रिए मिलता रहेगा। ठीक, तो हमारे जल चक्र के लिए, या हमारे वातावरण के जल चक्र में पेड़ पौधों की एक बड़ी भूमिका है। पेड़ पौधे एवं पर्यावरण की तापमात्रा, पेड़ पौधे एवं पर्यावरण की तापमात्रा। अब इस अभ्यास के शुरू में पर्यावरण संकट में हमने जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी बढ़ रही है उतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आ तो रही है, लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद फिर बाहर नहीं जा पा रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण ही पृथ्वी के अंदर ही अटक के रह जा रही है, जिससे पृथ्वी की तापमात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कमाने के पीछे हमने देखा था कि पेड़ पौधे एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो अपने खाने को खाद्य बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने पेड़ पौधे कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हमारे प्रदूषण के कारण बढ़ रही है वो बढ़ती ही जाएगी, उसे और कम करने लायक कोई नहीं रहेगा। जिससे होगा क्या, हमारे पर्यावरण का तापमान वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, और उससे क्या नुकसान होगा ये हम पहले ही देख चुके हैं पर्यावरण संकट में। तो पेड़ पौधे जितना लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही कम होगी, और हमारा पर्यावरण जो है वो शीत यानी ताप जो होगा उसका कम बना रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर तुम्हें देखना ही है तो किसी भी पेड़ के, गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे ही चले जाओ। ठीक, पेड़ के नीचे जाओगे तुम्हें वहाँ छाया मिलेगी।
छाया से क्या होगा, हमें थोड़ी ठंडक भी मिलती है। पेड़ के नीचे जब रहोगे, हवा चलेगी तो तुम्हें ठंडी ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि पेड़ में से पानी वाष्पीकृत होकर निकल रहा है, वाष्प होकर निकल रहा है। जो पानी, वही पानी हवा में मिलके हवा को ठंडा कर रहा है, वातावरण को ठंडा कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम रहा है। तो पेड़ पौधे के साथ पर्यावरण की तापमात्रा का भी एक गहरा संपर्क है। अब पेड़ और तूफान की गति का वेग, अब पेड़ और तूफान की गति में भी कोई संपर्क है? बिल्कुल है। पेड़ या वन जितना घना होगा हमारा, अब तूफान में जब जोर से हवा चलेगी, उस हवा के सामने कोई रुकावट रख देंगे तो क्या होगा, हवा की गति मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो मान लो अगर किसी वनों में से किसी ऐसी जगह में से तूफान जा रहा है जहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ पौधे इतना ज़्यादा होंगे, उस जैसे ही तूफान की हवा पेड़ पौधे टकराएगी, उसकी हवा गति वेग कम जाएगी। इसका अच्छा उदाहरण हमें सुंदरवन मिलेगा। सुंदरवन में जो मैंग्रोव के जो पेड़ पौधे मिलते हैं, वो इतनी बहुतायत मात्रा में है। इस हमारे बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान उठते हैं, वो जब बंगाल की तरफ आने की प्रयास करते हैं, जैसे कुछ सालों पहले आलिया नामक एक तूफान आया था। फिर ये अभी रिसेंट जो हुआ था तुम्हारा आम्फान हुआ, फनी हुआ, बुलबुल हुआ, इन सभी तूफान जो बंगाल की खाड़ी से बंगाल में आने की कोशिश करते हैं, उनको रोकता कौन है, उनकी गति को कम कौन करता है? यही सुंदरवन में जो मैंग्रोव के जो पेड़ पौधे हैं या मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं, ये क्या करते हैं, उन्हें उनकी गति को कम कर देते हैं, जिससे तूफान उतना हानिकारक नहीं होता है जितना कि वो हो सकता था। तो पेड़ पौधे और तूफान की गति में भी एक संबंध है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे एवं पर्यावरण प्रदूषण, पेड़ पौधे और पर्यावरण प्रदूषण का संपर्क हम लोग पेड़ पौधे और पर्यावरण की तापमात्रा में भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि पेड़ पौधों का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। अब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं, तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो रहा है और क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। ऐसे बहुत से पत्ते हैं, जैसे जिन पेड़ों के पत्ते चौड़े और लंबे होते हैं, वह अधिक प्रदूषित पदार्थों को अटकाए रख सकते हैं या उन्हें रोक सकते हैं। इस तरह के और पेड़ भी हैं, जैसे बरगद है, आम है, इन सब के ये सब पेड़ भी हैं जो प्रदूषण को बड़े बड़े प्रदूषित जो कण हैं, जैसे धूल मिट्टी हो सकते हैं, उन्हें अटकाए रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। ठीक। उसी प्रकार पेड़ पौधे और मिट्टी का ह्रास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नदी किनारे तुमने बहुत बार सुना होगा कि नदी किनारे जो है मिट्टी जो है वो ढह रही है, नदी किनारे जो हो रहा है मिट्टी जो है वो धीरे धीरे नदी में मिल जा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जैसे ही बाढ़ आती है तो नदियों में जब पानी बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, तो नदियों के किनारे जो है वो धीरे धीरे नदी में घुल के मिल जाते हैं, टूट के मिल जाते हैं। ठीक। इसका कारण क्या है? मिट्टी ये कट क्यों रही है? अब इसका कारण ये है कि जितने पेड़ पौधे कम काटेंगे हम लोग, होगा क्या, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो मिट्टी वहाँ पे नरम हो जाएगी, तो पानी बढ़ने से ही क्या होगा, पानी में वो मिट्टी घुल जाएगी और वो मिट्टी पानी में मिल जाएगी। तो नदी किनारे में हम जितने भी वन काट रहे हैं, जो जनरली हमारी जो भी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, वो सब नदी किनारे हुई हैं। और नदी किनारे होने के कारण होता क्या है, हम अपनी फसल को उगाने के लिए, अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए वह नदी किनारे के पेड़ पौधे काट देते हैं और वहाँ पे हम अपना फसल उगाते हैं। तो पेड़ पौधे काटने से होता क्या है, पेड़ पौधे की जो जड़ जो है, जो मिट्टी को अटका के रखती है, जो रोक के रखती है, बांध के रखती है, वो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उस मिट्टी को बांध के कौन रखेगा? इसके कारण क्या हो रही है, ज़्यादा बारिश होने से वो मिट्टी निकल जा रही है। और इससे एक और चीज़ ये भी हो रहा है कि नदी की जो गहराई है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि नदी के पास की मिट्टी जब घुल के नदी में मिल जाएगी तो वो मिट्टी कहाँ, नदी के अंदर ही जाके जमा होगी, तो इससे नदी की गहराई कम हो जाएगी। नदी की गहराई कम होने से नदी में पानी ग्रहण करने की या रोके रखने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी, जिससे धीरे धीरे नदी का पानी भी सूख सकता है, ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी तब। ठीक। तो ये हमारे वातावरण के लिए भी हानिकारक है। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाने चाहिए, खास नदी किनारे ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि वो नदी के बगल की किनारे की जो मिट्टी है उसे बांध के रख सके। ठीक। पेड़ पौधे एवं जीवों का आश्रय स्थल, अब ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे वन जगत में ऐसे बहुत से जीव हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर भी हैं, सिर्फ भोजन के लिए नहीं, अपने आश्रय, अपने रहने के लिए भी। ऐसे बहुत से कीड़े मकोड़े भी हैं। ठीक है। पेड़ पौधे एवं ध्वनि प्रदूषण, अब पेड़ पौधे और ध्वनि प्रदूषण में क्या संबंध है? अब ये बहुत कुछ तुम्हें कॉमन है, जिस तरह से पेड़ पौधे तूफान की गति को रोक सकते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे ध्वनि को भी रोक सकते हैं। जैसे ज़्यादा घने पेड़ पौधे तूफान की गति को रोक सकते हैं, उसी तरह से ज़्यादा घने पेड़ पौधे ध्वनि को भी रोक सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कोई माइक बज रहा है, उसके सामने किसी ने रुकावट रख दी हो, तो जिस तरह से उसकी आवाज़ कम हो जाती है, या अपने मोबाइल फ़ोन ही ले लो, अपने मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर है उसके पीछे अपनी उंगली रखोगे तो देखना साउंड कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या, ध्वनि को रुकावट से रोका जा सकता है। तो अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, वन अगर बहुत घना होगा, तो उसमें से जो आवाज़ अगर गुजरने, कोई आवाज़ अगर शोर हो रहा हो, ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, तो उससे क्या होगा, उसकी गति को या उसकी वेग को जो है पेड़ पौधे जो है उसे रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को कम करने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो हमने जाना पर्यावरण संकट, उद्भिज, और अभी हमने जाना पर्यावरण संरक्षण। ठीक है।